तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है आज के कार्यक्रम में आपके लिए विशेष। हरियाणा राज्य के लिए अधिक पैदावार देने वाली गन्ना की किस्में, गाय भैंसों में पॉलीथीन खाने की समस्या एवं निदान पर जानकारी, हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती पर एक किसान का अनुभव, गन्ना की खेती हरियाणा सहित इससे सटे हुए राज्य जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर की जाती है। और हाल ही में हरियाणा के लिए गन्ना की अधिक उपज देने वाली कुछ उन्नतिशील किस्में विकसित की गई हैं। तो वो कौन कौन सी किस्में हैं और अगर इसकी खेती किसान उन्नत तरीके से करते हैं तो फिर इन किस्मों से किसान को कितना उत्पादन मिलेगा, आइए जानते हैं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र उचानी करनाल के वैज्ञानिक डॉक्टर SP कादियान से। हमारे देश में गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है जिसकी खेती प्रतिवर्ष लगभग 50,64,000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है और देश में गन्ना की औसत उपज 65.4 टन प्रति हेक्टेयर है। हरियाणा में गन्ना की खेती 1,13,000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है जिसकी औसत उपज 70 टन प्रति हेक्टेयर है। देश में गन्ना की बढ़ती खपत को देखते हुए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गन्ना की कुछ नवीनतम एवं रोगरोधी किस्में विकसित की हैं। जो यहाँ पर लगी हुई हैं वो सारी जो उत्तरी भारत में लगाई जाती हैं, जिसमें कि हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आते हैं। इनमें जो जो किस्में लगाई जाती हैं या जो जो जिन जिन किस्मों की सिफारिश की गई है वो सभी लगी हुई हैं हमारे इस डेमोस्ट्रेशन प्लॉट में। तो अगेती पकने वाली किस्मों में जो आजकल ज़्यादातर चल रही है हमारे इस भाग में वो हैं CO 0118, CO 0237, H 160, COJ 85, CO 89003 आदि। इनमें से जो भी कुछ एरिया में चल रही हैं उनको उसी हिसाब से लगानी चाहिए। ये सभी अच्छी पैदावार देने वाली, रोग रोधक और किसान के लिए और मिल के लिए मुनाफे वाली किस्में हैं। इनमें से जो अभी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पिछले साल विकसित की है वो COH 160। तो ये एक बहुत ही अच्छी अगेती पकने वाली और बहुत अच्छी किस्म है। ये रोग रोधक है, जिसमें लाल सड़न नहीं आता और अच्छी पैदावार देने वाले किसान को। और इसने जो सरस्वती शुगर मिल में जो मिल टेस्ट हुआ है उसमें सबसे अधिक चीनी प्रतिशत दिया है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। इसने 10.40% चीनी नवंबर के महीने में दी है। तो इस किस्म का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे किसान को भी फ़ायदा होगा और मिल को भी फ़ायदा होगा। तो इस किस्म से हम जो 2-3 मोड़ी की फसल भी ले सकते हैं, क्योंकि मोड़ी की फसल जो है वो ये किसान को ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसकी मोड़ी हम 2-3 मोड़ी तक बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा बढ़ाएं और
अपना ज्यादा फायदा कमाएं। किसान भाइयों, अभी आपने डॉक्टर एसबी कादियान से गन्ना की नवीनतम एवं रोगरोधी किस्मों के बारे में जाना। लेकिन किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए उन्नतशील किस्मों के साथ साथ फसल की बुआई तकनीक एवं फसल में की जाने वाली कृषि क्रियाओं को भी सही तरीके से करने की आवश्यकता होती है, तभी आप फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि किसानों को सबसे पहले तो किस्मों का चुनाव जो है वो अगेती किस्में ज्यादा लगाएं और मध्यम, फिर नंबर 2 पे मध्यम किस्में लगाएं। तो उसके बाद है बीज का चुनाव। स्वस्थ बीज होना चाहिए, रोग लगा हुआ बीज नहीं होना चाहिए। और उसकी जो कटाई करनी है बीज की, वो 2 अंकों वाली पोरी या 3 अंकों वाली पोरियां काटनी है। तजर्बों में पाया गया है कि 2 अंकों वाली पोरियों का सबसे ज़्यादा जमाव होता है, इसलिए। और खाद भी जो न्यूट्रिशन है, जैसे NPK का जो पूरा बैलेंस्ड खाद का प्रयोग करना चाहिए और जिंक सल्फेट भी डालना चाहिए। इन्हीं चीज़ों का ध्यान, पोटास की जरूर आजकल सिफारिश की गई है, उसको जरूर डालना चाहिए। इससे किसान को भी फायदा होता है और मिल को भी फायदा होता है। किसानों को यही कहना चाहेंगे कि जो सिफारिश की गई किस्में हैं और उनका बीज भी अच्छा होना चाहिए, सही जगह से लेना चाहिए। वो मिल वालों के बताए अनुसार या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का जो हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है उचानी में, उसकी सलाह पर ही बीज का चुनाव करें। आइए अब गन्ना फसल की बुआई तकनीक के बारे में जानते हैं। गन्ना की बुआई करने से पहले गन्ने के टुकड़ों को बावस्टीन की 112 ग्राम मात्रा को 112 लीटर पानी में घोलकर उपचारित कर लेना चाहिए। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि जैसे जो हम बिजाई करते हैं सर्दकालीन, उसमें 3 फुट की दूरी होती है, और जो बसंतकालीन बिजाई करते हैं उसमें 2.5 फुट की दूरी होती है, और जो गेहूं के बाद की बिजाई गर्मियों में करते हैं उसकी 2 फुट की दूरी होती है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि खरपतवार नाशक जो दवाई है वो उसका एट्राजीन, मतलब एकदम बोने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर हमें नमी हो खेत में तो उसका स्प्रे कर देना चाहिए। वो खरपतवारों को उगने नहीं देगी, तो उस टाइम उसका स्प्रे होना चाहिए। और उसके बाद जो खासकर जो हमारा एक टॉप बोरर जो चोटी बेधक कीट लगता है, उसके लिए अप्रैल के महीने में कोराजोन है 150 ml, उसको लाइनों के साथ माली वाले फुहारे से डालकर और हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं और ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। दुधारू पशुओं के पालन में अक्सर देखा गया है कि उनके प्रबंधन में कमी के कारण पशु कई प्रकार की अखाद्य वस्तुएं जैसे कि पॉलीथीन इत्यादि खाने लगते हैं। इससे पशुओं में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो पशुपालक भाइयों, आप इस तरह की समस्या से अपने पशुओं को बचाने के लिए आखिर क्या कुछ करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक पशु वैज्ञानिक डॉक्टर YP सिंह। आज हम आपको पॉलीथीन पशुओं के लिए एक अभिशाप है, इस बारे में चर्चा करेंगे। ये पॉलीथीन जाने अनजाने में पशुओं के पेट में चली जाती है और पशुओं के पेट में ये जो पशुओं का जो पाचन तंत्र, आहार नली जो है, उसमें जो मुख्य हिस्सा होता है जिसको हम र्यूमन कहते हैं या आप लोग चारे की थैली कहते हैं, उसमें ये पॉलीथीन एकत्रित होती रहती है। और क्योंकि ये पॉलीथीन पशुओं के द्वारा पचाई नहीं जा सकती, पाचन तंत्र के द्वारा पचाई नहीं जा सकती, इसलिए ये धीरे धीरे पशु के उस र्यूमन में एकत्रित होती रहती है। और एक समय ऐसा आता है जब वो र्यूमन का पूरा स्थान ये पॉलीथीन के द्वारा ही घेर लिया जाता है, यहाँ तक कि पशु को चारा एकत्रित करने के लिए, चारा खाने के लिए भी उसमें जगह नहीं बचती है। और नतीजतन क्या होता है कि जब पशु को चारा खाने के लिए जगह ही नहीं बची, उसमें चारे के लिए जगह नहीं बची, तो पशु धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। पॉलीथीन के साथ किसान भाइयों कई बार कुछ नुकीली चीज़ें जैसे लोहे की कील, आलपिन, सेफ्टी पिंस, प्लास्टिक के कुछ टुकड़े, ये भी उस पॉलीथीन के साथ चले जाते हैं। और जब ये नुकीली चीज़ें पशु के
अंदरूनी हिस्सों में कुछ चोट पैदा करती हैं, तो न सिर्फ बीमारी का बल्कि पशु की मृत्यु का कारण भी बन जाती है। तो पशु जो कि अपने आहार को ढूंढते हुए इस स्थान पर चला जाता है, तो खाने की चीज़ों के साथ साथ जाने अनजाने में ये पॉलीथीन भी उनके पेट में चली जाती है। और दूसरा कारण पॉलीथीन का खा ले जाने के कारण यह है कि एक बीमारी होती है जिसको हम पाइका कहते हैं, और वो पाइका क्या होती है, पशु के आहार में एक फास्फोरस नामक खनिज लवण की कमी के कारण ये बीमारी होती है पाइका। और इसके लक्षण ये होते हैं कि पशु न खाने योग्य पदार्थों को भी इसमें, जैसे कागज, कपड़ा, चमड़ा या और पॉलीथीन, इस तरह की चीज़ें कचरे से खाता है। और जब इस बीमारी के फास्फोरस के कमी के कारण जब पशु इस तरह की चीज़ें खाता है, तो भी ये दूसरा बड़ा कारण है कि पॉलीथीन पशुओं के पेट में चली जाती है। किसान भाइयों, पशु की उत्पादन क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है या लगभग समाप्त भी हो जाती है। किसान भाइयों, इस पॉलीथीन के अत्यधिक सेवन से पशु की प्रजनन क्षमता पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है कि यदि पशु ने पॉलीथीन खा ली तो इसका उपचार क्या है। किसान भाइयों, अभी पिछले कुछ दिनों में एक भ्रामक तथ्य प्रचलन में आ रहा है या कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि अब पशुओं को पॉलीथीन खा लिए जाने से निजात मिल सकेगी। ऐसी कोई दवाई बाजार में आ गई है जो कि पशुओं के द्वारा खा ली गई पॉलीथीन को पचा देगी। लेकिन मैं यहाँ पर साफ कर दूं, इस तरह की अभी तक कोई भी दवा नहीं है जो कि पशु के द्वारा खा ली गई पॉलीथीन को वो पचा दे। इसका एकमात्र और मात्र उपाय ऑपरेशन है, जो कि ऑपरेशन करके इस पॉलीथीन को बाहर निकाला जा सकता है। किसान भाई, अब आप निश्चित रूप से यह जानना चाहेंगे कि जब इतनी बड़ी पीड़ा पशु को झेलनी पड़ती है और उसका कोई इलाज भी संभव नहीं है, तो क्या कोई रोकथाम है, क्या इसका कोई उपाय है क्या? बताना चाहूँगा किसान भाइयों कि इस बीमारी को पैदा नहीं होने देने के लिए ही हम रोकथाम करें, उसके उपाय करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। रोकथाम किस तरह किया जा सकता है? हमें ये संकल्प लेना होगा कि हम हमारी दिनचर्या से, हम हमारे जीवन से पॉलीथीन का बहिष्कार करें, पॉलीथीन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। जब पॉलीथीन हमारे घरों में नहीं आएगी तो पॉलीथीन हमारे कचरे में भी नहीं जाएगी। और जो हम बचा हुआ खाना या खाने योग्य चीज़ें जो पशु को हम जाने अनजाने में चली जाती है उसमें पॉलीथीन, तो वो पॉलीथीन उस कचरे में नहीं जाएगी। जब वो नहीं जाएगी तो फिर पशु के पेट में भी नहीं जाएगी। और जो रसोई में बचा हुआ खाना या सब्जियों के छिलके या बची हुई सब्जियां, इन खाने योग्य चीज़ों को जहां तक संभव हो हम खुद अपने हाथ से पशु को खिलाएं। दूसरा, किसान भाइयों, पशुओं को जो हम आहार उपलब्ध करा रहे हैं वह संतुलित आहार होना चाहिए। संतुलित आहार वो होता है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स ये एक संतुलित मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। और इस तरह किसान भाइयों, हम ये दो छोटी छोटी बातें करके पशुओं को पॉलीथीन, जो कि एक अभिशाप बन चुकी है पशुओं के लिए, उससे हम पशुओं को निजात दिला सकते हैं। न सिर्फ पशुओं के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं बल्कि उसके जीवन को भी बचा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
धीरे धीरे जिस तरह से खेती के लिए भूमि और पानी की कमी होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादों की मांग भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसी बदलती परिस्थिति को देखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कई नई तकनीकों की खोज की है। इन्हीं खोज में एक है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक, जिससे खेती करना कृषकों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है। तो आइए मिलते हैं इस तकनीक को अपनाए हुए एक प्रगतिशील किसान अरविंद धाकड़ से, जो कि स्ट्रॉबेरी की खेती हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से करते हैं। तो क्या कुछ है इस तकनीक से खेती करने के लाभ, सुनते हैं खुद उन्हीं से। हाइड्रोपोनिक स्ट्रॉबेरी की खेती मैंने प्रारंभ करी है। नेट हाउस के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी के लगभग 250 पौधे लगाए हैं और अभी पौधे लगाए 1 महीना हो गया है। अभी फ्लावरिंग स्टेज चालू हो गई है और पौधों की ग्रोथ अन्य से बहुत अच्छी है। ये किसान इस हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती किए हुए हैं, जिन्हें दूसरी पुरानी विधियों की अपेक्षा इस तकनीक से खेती करने पर बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन इस तरह के लाभ को लेने के लिए आपको बहुत से तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती करने से थोड़ी लागत तो ज्यादा लगती है, लेकिन फसल की उपज में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि इस तकनीक से बाहरी वातावरण से होने वाली कई तरह की समस्याओं से हमारी फसल बच जाती है। और इसका अनुभव किया है अरविंद धाकड़ ने। बाहर के फील्ड को देखते हुए नेट हाउस में या पॉली हाउस में इसको करने से बीमारी और जमीन संबंधी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इसमें सॉइल लेस रहता है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली पानी और माइक्रो न्यूट्रिएंट का इसमें उपयोग किया जाता है। फलों के बेस के लिए इसमें कोकोपीट या स्टोन, जो छोटे पत्थर होते हैं, उस टाइप से इसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें प्रॉब्लम बीमारी वगैरह नहीं आती है। इस सिस्टम को बनाने के लिए हमने पहले एक छोटा ग्रीन हाउस बनाया है और उसके अंदर 90 mm की पीवीसी पाइप का उपयोग किया गया है। पीवीसी पाइप को 5-5 फीट पे हमने काटा है और उसके अंदर लगभग 30-30 सेंटीमीटर दूरी पे 60 सेंटीमीटर के गोल छेद बनाए हैं। छेद बनाने के बाद हमने इसके पौधे नर्सरी में तैयार करे थे। उन्हीं पौधों को एक हाइड्रोपोनिक के कप आते हैं, उसके अंदर इसको डाला और कोकोपीट का उपयोग किया गया, उसमें कोकोपीट भरा और उसमें पौधे लगाए गए। और उसके बाद एक हमने जो ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, यहाँ पे जब धूप आती है तब ये सोलर पैनल से इसके वाटर पंप ऑटोमेटिक चालू होता है और शाम के टाइम 6 बजे के आसपास ये ऑटोमेटिक बंद भी होता है। तो इस सिस्टम में पानी का रोटेशन करना पड़ता है, मतलब एक साइड से पानी डाला जाता है पाइप में और दूसरी साइड सबसे आखिरी में उसी पानी को वापस ड्रिप की लाइन के द्वारा लेके एक बकेट में डाला जाता है और इस बकेट के अंदर ही अपन को माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलाना पड़ता है। इसमें 2 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट उपयोग में आते हैं, ए और बी करके। तो इसका सॉल्यूशन इसमें तैयार किया जाता है और 7 दिन तक इसको रोटेट करा जाता है। तो इस सिस्टम में पानी की भी कम आवश्यकता पड़ती है और जमीन की आवश्यकता नहीं है, तो सॉइल डिसीज जो जमीन संबंधी प्रॉब्लम है वो इसमें नहीं आती है। इस सिस्टम में माइक्रो न्यूट्रिएंट के पानी को रोटेट करना पड़ता है। इसके लिए हमने चारों पाइप को एक नली के माध्यम से जोड़ा गया है, ताकि एक पाइप में अगर अपन पानी डालते हैं तो वो उस दूसरे पाइप में ऑटोमेटिक चला जाए, उससे तीसरे में चला जाए और घूम फिर के वापस उस बकेट में आ जाए। इस तकनीक में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट अपन पानी के साथ दे रहे हैं, पौधे उसी को लेते हैं और उसी के माध्यम से बढ़वार करते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में भी हमने हमारे ग्रीन हाउस के अंदर 2 टेक्निक अपनाई है, एक तो पाइप वाली पीवीसी पाइप वाली सिस्टम और एक टेबल सिस्टम। ये एक विदेशों में इस तरह की खेती ज़्यादा होती है। इसमें ग्रोइंग बेड होते हैं, उसके अंदर कोकोपीट भरा जाता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट की ट्यूब उसमें डाली जाती है और उसके माध्यम से उसको न्यूट्रिएंट और पानी दिया जाता है। तो दोनों टेक्निक हमने यहाँ पे उपयोग करी है। एक्चुअली इन पौधों को न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है और इनकी जड़ों की बेस के लिए इस पकड़ बनाने के लिए कुछ मीडिया चाहिए। इसके लिए या तो कोकोपीट यूज़ की होता है, अधिकतर लोग कोकोपीट का यूज़ करते हैं और अभी नया चलत में आया है, उसमें स्टोन का भी उपयोग करने लग गया है। छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, उनका भी उपयोग इस हाइड्रोपोनिक सिस्टम में किया जाता है। वर्तमान में हमारी क्रॉप 1 महीने की हो गई है और अभी फ्लावरिंग स्टेज चालू हो गई है और 15 दिन में इसमें तुड़ाई चालू हो जाएगी और तुड़ाई लगभग 5 से 6 हम तुड़ाई इसमें करेंगे। इसके अलावा इसमें जैसे वैसे तो हमने नेट हाउस में इसका करा है तो इंसेक्ट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें वैसे माइट की प्रॉब्लम आती है, तो माइट के लिए हम केमिकल वगैरह या बायोकेमिकल स्प्रे करते हैं। अपन सिस्टम से अगर अपन स्ट्रॉबेरी लगाते हैं तो बाहर की अपेक्षा इसमें थोड़ी लागत ज़्यादा है, बाकी
प्रोडक्शन वाइज देखें तो इसमें लगभग 15 से 20 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन आता है। इस तरह से आधुनिक टेक्निक को अपना के हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं और कम समय में अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से खेती कर रहे प्रगतिशील किसान के अनुभवों को देखकर आप भी इस तकनीक को अपनाकर अपने जिले, गांव में खेती को एक नई दिशा दे सकते हैं, जो आपके क्षेत्र के दूसरे किसानों के लिए काफी फायदेमंद होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला गोहाना के सुनील राणा ने। आप गेहूं की फसल में सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं, तो सुनील राणा जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत कार्यक्रम का यह अंश। जिन किसान भाइयों ने गेहूं की बुआई कर ली है, उनकी लगभग खेत में फसल खड़ी हुई होगी और 21 से 25 दिन के बीच में वो किसान भाई उसकी पहली सिंचाई करें और उस सिंचाई करने के साथ ही 1-2 रोज बाद उस खेत में जब पैर खड़े होने लगे तब लगभग 65 किलोग्राम यूरिया किसान भाई उसमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में, ऊपरी वेशन के रूप में दें। जिन लोगों ने जिंक बुआई के समय पर नहीं दी है और खेत में फसल में जिंक की कमी नजर आती है, तो वो किसान भाई 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 7.25 किलोग्राम बुझा हुआ चूना और 12.5 किलोग्राम यूरिया का 500 लीटर पानी में घोल बना लें और इसको पूरी फसल में स्प्रे करें। यह व्यवस्था किसान भाई 2 या 3 बार 15 दिन के इंटरवल पर अपना सकते हैं और इससे किसान भाइयों की पैदावार अच्छी होगी। अब बात आती है सिंचाई की। किसान भाइयों को मैं एक और विशेष रूप से एक बात बताऊंगा कि जो ये आजकल गेहूं की वैरायटी हैं, जो गेहूं की किस्में, इन सभी किस्मों को पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो समय पर बुआई किसान भाइयों ने की है, तो जिन किसान भाइयों के पास केवल एक ही पानी की व्यवस्था है, तो वो किसान भाई जड़ें निकलने के समय पर 21 से 25 दिन के बीच में उस सिंचाई को जरूर करें। जिन किसान भाइयों के पास पूरी फसल में 2 सिंचाई की व्यवस्था है, तो किसान भाई एक सिंचाई जड़ें निकलने के समय पर और दूसरी सिंचाई दूध भरने के समय पर दें। जिन किसान भाइयों के पास 3 सिंचाई देने की व्यवस्था है, वो किसान भाई पहला पानी शीर्ष जड़ें निकलने के पर, दूसरा पानी कल्ले निकलने के समय पर और तीसरा पानी दाना भरने के समय पर दें। जिन किसान भाइयों के पास 4 पानी की व्यवस्था है, 4 सिंचाई वो दे सकते हैं, तो किसान भाई पहला पानी 21 से 25 दिन शीर्ष जड़ें निकलने पर, दूसरा पानी कल्ले निकलने पर, तीसरा पानी दूध भरने पर और चौथा पानी दाना बनने के समय पर दें। लेकिन किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें यहाँ पर कि उनको हल्का पानी देना है। और इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है जिला किन्नौर के अरुण कुमार ने। आप मटर की फसल में लगने वाले रोग एवं उनका उपचार पर जानकारी चाहते हैं। अरुण कुमार जी आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जब ठंड काफी पड़ती है तो उस समय चूर्णिल आस्था रोग का या कह सकते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू का तथा डाउनी मिल्ड्यू जिसको हम लोग मिर्दोरोमिल रोग कहते हैं,
ये दोनों रोग का प्रकोप शुरू में जब कह सकते हैं पौधा करीब 30 दिन का हो जाता है तो रोग के लक्षण आना शुरू हो जाता है। ये जब ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है और जब क्लाउडी वेदर रहता है और उसके बाद में जब 2 या 3 दिन लगातार कस करके स्कॉर्चिंग सन या कस चिलचिलाती धूप रहती है तो उस समय इस रोग का प्रकोप बहुत तेजी से होता है। इसके फलस्वरूप पाउडरी मिल्ड्यू रोग का लक्षण पत्ती में दिखाई पड़ते हैं, इसके टेंडिल पे बनते हैं, इसके तना पे भी दिखाई पड़ते हैं और खास करके जब छीमी बनता है या मटर बनता है उसमें भी इस रोग के लक्षण आते हैं। ये रोग के लक्षण सफ़ेद पाउडर नुमा जो चारों तरफ पूरे पौधा को ढक लेता है, जिसके फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम हो जाती है और ठीक से फल को बढ़ने नहीं देता है, जिसके कारण दाना अच्छा बनता नहीं है और जिसके कारण से फल में या उपज में कह सकते हैं कि कमी आ जाती है। तो इस तरह यदि रोग के लक्षण दिखाई पड़े और यथाशीघ्र आप केराथिन नामक दवा का छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से इस रोग को हम लोग आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। या रोग रोधी किस्म का चुनाव करें। रोग रोधी किस्म जैसा रचना नाम का एक वैरायटी है जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। चूंकि ये रोग जो है हवा के माध्यम से ही फैलता है तो इसलिए हम लोग सलाह देते हैं जो ही रोग का लक्षण दिखाई पड़े आप यथाशीघ्र केराथिन नामक दवा का छिड़काव करें। इसके अलावा जनरली हम लोग सलाह देते हैं कि 10 से 12 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेत पर यह रोग आएगा नहीं। तो इस तरह से आसानी से पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू में देखा जाता है किसान भाई जनरली पत्ती के जो पौधा के निचले वाला पत्ती पर सबसे पहले रोग के लक्षण आते हैं। देखा जाता है उसमें भूरा रंग का छोटा छोटा धब्बा बनता है जो जिसके परिणाम स्वरूप पत्ती धीरे धीरे पीले पड़ने लगते हैं नीचे वाले और धीरे धीरे पत्ती ऊपर उठने लगता है। जीवाणु का लक्षण ऊपर के पत्ती में दिखाई पड़ते हैं और जिसके कारण से पौधा मरने लगता है। तो डाउनी मिल्ड्यू यदि रोग दिखाई पड़ता है तो इसके लिए हम लोग सलाह देते हैं किसान भाई कॉपर फंजीसाइड का छिड़काव करें। कॉपर फंजीसाइड में जैसे ब्लाइटोक्स 50 या ब्लू कॉपर दोनों में से कोई एक दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से इस बीमारी को आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं कहीं पौधा में मुरझाने वाली भी बीमारी दिखाई पड़ती है। ये मुरझाने वाली बीमारी खास करके देखा जाता है चना में, मटर में, ये सब में कुछ ज़्यादा आता है। तो ये मुरझाने वाली बीमारी में लक्षण इसमें ये होते हैं पत्ती का सबसे ऊपर भाग सूखता है और सूख कर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है और पूरा पौधा को ही सुखा करके खत्म कर देता है। यदि कहीं कहीं इस रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उसको तोड़ करके हटा देना चाहिए और हटाने के बाद में वहाँ पर बेबिस्टिन 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने पर आसानी से हम लोग मुरझाने वाली बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यदि खेत में यह बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है तो इस रोग को रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। उसके लिए हम लोग सलाह देते हैं कि जिस खेत में आपने मटर लगाया है अगले वर्ष उस खेत में मटर न लगा करके दूसरे जाति का जो पौधा है या दूसरे परिवार का जो पौधा है जैसे टमाटर, बैगन या कसते आलू ये सब लगावे तो निश्चित रूप से आपके मुरझाने वाला बीमारी आपके खेत में खास करके मटर में नहीं दिखाई पड़ेगा और आसानी से आप कंट्रोल कर लेंगे। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मछली पालन व्यवसाय के साथ भी ले सकते हैं सब्जियों का उत्पादन। आलू के सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाले बीमारियों का नियंत्रण और उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।